Once again, welcome you on electro classes. I am Lokendra Kumar. I will teach you the fundamental of electrical engineering. In last lecture, we will discuss about the equivalent circuit and we perform some numerical on equivalent circuit. Today lecture, we will discuss about the what is the voltage regulation, what are the transformer losses, and what are the efficiency and what is the condition of maximum efficiency. तो ये लेक्चर आपके AKTU के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से जितने भी टॉपिक आपके डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके ट्रांसफॉर्मर वाली यूनिट से जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस आपकी यूनिट में यहाँ से बन जाएगा जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। रेगुलेशन का मतलब है कि वोल्टेज का चेंज होना। अब कहां से कहां तक चेंज होना, तो हमने लिखा है वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज। तो नो लोड से फुल लोड, नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या होगा। नो लोड वोल्टेज को जब हमने फिगर डायग्राम ड्रॉ किया था तो उसको E2 बोला था और जब हमने फुल लोड वोल्टेज की बात की थी तो वो V2 था अपॉन E2। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे नो लोड से फुल लोड के बीच में कितना वेरिएशन हो रहा है। अगर आपको किसी ट्रांसफार्मर से कहा जाए कि किसी दो ट्रांसफार्मर के लिए आपको वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू दी जाए और पूछे जाए कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो जिस वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी वो ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी। अब हम इस वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं जिसमें लिखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 RE2 cos phi प्लस I2 XE2 sin phi। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं परसेंटेज आर ड्रॉप कॉस फाई प्लस परसेंटेज एक्स ड्रॉप साइन फाई। मीन हमने क्या किया, I2 RE2 अपॉन E2 को परसेंटेज लिख लिया। अब यहाँ ये जो हमने वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग लोड, ध्यान रखना लैगिंग लोड के लिए ये साइन हमेशा पॉजिटिव आता है और लीडिंग के लिए ये साइन आपका हमेशा माइनस का आएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बेस्ड कभी कभी आपको एक न्यूमेरिकल मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब बात करते हैं हम कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन होती है tan phi इज इक्वल टू माइनस RE2 अपॉन XE2। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को याद रखिए। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था तो किस तरीके से गिवन होता है, कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इन विच द ओमिक ड्रॉप इज 1% एंड रिएक्टेंस ड्रॉप इज 5% ऑफ द वोल्टेज फॉलोइंग पावर फैक्टर। आपको 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे कैलकुलेट करना है और 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू है दैट इज आप लिखते हैं I2 RE2 अपॉन E2 cos phi, इसको हम भी 2 लिख लेते हैं, I2 XE2 अपॉन E2 sin phi। अगर मैं इसको परसेंटेज, अगर इस वाले फंक्शन को मैं परसेंटेज में बनाता हूं तो इस फंक्शन को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये बन जाएगा आपका R cos phi 2 प्लस परसेंटेज x sin phi 2। तो मैं यहां वैल्यू रखता हूं सीधे 1, cos phi की वैल्यू दी हुई है 0.8, लैगिंग की बात कर रहे हैं हम पहले केस में तो यहां साइन प्लस का आएगा, x की 0.8, cos phi दिया हुआ है आपको 0.8, तो आप sin phi निकाल लेंगे। sin phi इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.6। तो ये आ जाएगा 5 इंटू
0.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 प्लस 3.0 यानी कि 3.8%। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए लीडिंग के लिए केस में निकालता हूं तो लीडिंग का केस क्या होगा, लीडिंग फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 RE2 अपॉन E2 cos Y2 माइनस, यहां साइन माइनस का आएगा, I2 XE2 अपॉन E2 साइन फाई। तो ये वैल्यू जो थी ये परसेंटेज आर है, यानी कि 1 इंटू 0.8 माइनस 5 इंटू 0.6 दैट इज 0.8 माइनस 3.0 यानी कि 2.2 माइनस में परसेंटेज। तो ये शो कर रहा है कि जो आपका पावर फैक्टर है वो आपका लीडिंग है इस केस में। तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स आपको पूछ ली जाते हैं। कई बार आपको पर यूनिट में वैल्यू गिवन होती है तो वो वैल्यू भी आपके सीधी लिखी जाती है यहाँ, जैसे उसने दे दिया 0.01 पर यूनिट, तो उस केस में यहां वैल्यू भी 0.01 पुट होगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉसेस की। ट्रांसफॉर्मर में अगर हम लॉसेस को डिफाइन करें तो आपके पास दो टाइप के लॉसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज द आयरन और कोर लॉसेस एंड सेकंड वन इज द कॉपर और ओमिक लॉसेस। जो आयरन लॉसेज हैं वो आपके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं और जो आपके कॉपर लॉस हैं वो आपके करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। इन लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं और ये आपके वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं। अब कोर लॉस को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो आपके टू टाइप्स के लॉसेज होंगे। फर्स्ट वन इज द हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड सेकंड वन इज द एडी करंट लॉसेस। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आयरन लॉसेस को हमने क्लासिफाई किया तो ये आपके दो टाइप के लॉसेस में ब्रेक हुए, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस हम किसको बोल रहे हैं, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फोर्स फॉर ईच साइकिल ऑफ ईएमएफ ए हिस्टैरिसीस लूप इज स्ट्रेस्ड आउट, the power is dissipated in the form of heat known as the hysteresis losses and is given by the pH is equal to K eta V max की power 1.6 FV watt, where K eta is equal to is a proportionality constant which depend upon the volume and quality of the material of the core used in the transformer. F is the frequency and Vmax is the maximum flux density. The iron or core losses can be minimized by using silicon steel material for the construction of core of the transformer. ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि कोर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इस वाले पॉइंट को आप याद रखना। अब बात करें हम एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस क्या है, व्हेन द फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज्ड सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, द करंट फ्लो, द वैल्यू ऑफ द करंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ईएमएफ अराउंड द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सिंस द कोर इज made of conducting material, these EMF circulate current within the body of the material. These circulating are called the eddy currents and they will occur when conductor experience a changing magnetic field, as these current are not responsible for doing any useful work and it produces losses in the magnetic material known as eddy current losses. The eddy current losses is minimized by making the core with a thin laminations. The equation for eddy current PE is equal to KE B max की power square T square F square V.
where K is the coefficient for eddy current. Its value depend upon the nature of magnetic material like volume and resistivity of the core material and thickness of the lamination. Vm is the maximum value of flux density in Weber per meter square. T is the thickness of lamination. F is the frequency and V is the volume of magnetic material in meter cube. इसके बाद जो हमारे पास लॉसेज है दैट इज द कॉपर लॉसेज एंड ओमिक लॉसेज. दीज लॉसेज आर कॉल्ड द वेरिएबल लॉसेज. और ये अकर क्यों करते हैं? जब हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो करता है तो वहां जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 और R2 है, जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो वहां I1 स्क्वायर R1 और I2 स्क्वायर R2 कॉपर लॉसेज प्रोड्यूस होंगे. तो हमने टोटल कॉपर लॉसेज लिखा PC इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2. These losses varying according to the load and hence known as variable losses. अब यहाँ हम लिख सकते हैं, जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट के न्यूमेरिकल किए थे तो वहां हमने लिखा था I1 स्क्वायर R1E एंड PCU इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2E. हम टोटल कॉपर लॉसेस को इस तरीके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि R1E इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड. सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको प्राइमरी साइड पे रेफर किया है तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट प्राइमरी साइड है और ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट सेकेंडरी साइड है जब आपने प्राइमरी रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड पे रेफर किया है. तो यहां से आपके पास या तो लॉसेस से शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या आपके लिए लिख दिया जाता है कि एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. दैट इज द इफिशिएंसी. यहां से केवल आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है. इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस. अब आउटपुट हमारा सेकेंडरी साइड में अकर कर रहा है इसलिए आउटपुट पावर को हमने लिखा B2I2 cos θ2. लॉसेज हमारे टू टाइप्स के, आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज. आयरन लॉसेज भी टू टाइप्स के हैं, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेज. तो यहां जो हम इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज B2I2 cos φ2, ये आपकी पावर हो गई, अपॉन B2I2 cos φ2 प्लस PI प्लस PC इंटू 100. ये लॉसेज का ये इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ये आपका उस कंडीशन में है जब आपका ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे ऑपरेट करता है. लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन लोड पे वो काम कर रहा है तो उस उस कंडीशन में हम एक यहाँ लोडिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम x बोल दिया. यहाँ x इज इक्वल टू B2I2 cos φ2 अपॉन B2I2 cos φ2 प्लस PI प्लस x स्क्वायर PC इंटू 100. तो आप जनरली इस फॉर्मूले को याद रखना. अब यहां x की जो वैल्यू है दैट विल बी x इज इक्वल टू 1 फॉर फुल लोड एंड x की वैल्यू विल बी हाफ फॉर हाफ लोड. x इज इक्वल टू 3/4 फॉर 3/4 लोड. ठीक है, अगर x की वैल्यू 0.8 है इसका मतलब फॉर 80% लोड के लिए. चलिए अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी. अगर हमें निकालनी है कि ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम इफिशिएंसी कब अकर करती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा E2 इज इक्वल टू, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आपके पास V2I2 cos φ2 या θ2 V2I2 cos φ2 प्लस PI
प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स आएगा फिर तो अगर हम लोडिंग लिख रहे हैं तो। चलिए आई टू स्क्वायर आर टू, ये आपके पास इफिशिएंसी है। अब हमें कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए। तो हमें पता है जब हमने कैलकुलस पढ़ते थे तो हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते थे। तो मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए अगर हमें निकालना होता है तो हम उस फंक्शन का, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते थे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, जो हमारे पास करंट है वही केवल एक वेरिएबल चीज है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हमने इफिशिएंसी को I2 के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा d अपॉन डी आई टू, फंक्शन क्या है आपके पास, x b2 I2 cos phi2 अपॉन x b2 I2 cos phi2 प्लस pi प्लस एक्स स्क्वायर I2 स्क्वायर R2e इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये फंक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा x b2 I2 cos phi2 प्लस pi प्लस एक्स स्क्वायर I2 स्क्वायर RE2 d अपॉन डी आई टू एक्स बी टू आई टी कॉस फाइव माइनस एक्स बी टू आई टू कॉस फाइव टू फाइव टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू, और ये वाली टर्म जो हो जाएगी इक्वल टू आ जाएगी जीरो। तो जब डिनोमिनेटर वाले पार्ट की हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन आपका जीरो बन जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, एक्स बी टू आई टू कॉस फाइव टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू इंटू एक्स बी टू कॉस फाइव टू माइनस एक्स बी टू आई टू कॉस फाइव टू। यहाँ डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एक्स बी टू कॉस फाइव टू, पी आई क्योंकि कॉन्स्टेंट लॉसेज हैं, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे, और ये टू एक्स स्क्वायर आई टू आर ई टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम यहां से एक्स बी टू कॉस फाइव टू कॉमन ले लेते हैं तो एक्स बी टू कॉस फाइव टू, तो अंदर बचेगा आपके पास एक्स बी टू आई टू कॉस फाइव टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू माइनस एक्स बी टू आई टू कॉस फाइव टू प्लस टू एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप देखेंगे तो ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब या तो ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर हमने टर्म लिखी है या तो ये जीरो होगी या ये जीरो होगी। अब किसी मशीन के जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो तो जीरो हो नहीं सकता है, ना ही पावर फैक्टर आपका जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये जो टर्म हमने लिखी है ब्रैकेट के अंदर पी आई प्लस एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू, ये भी टर्म माइनस की, माइनस टू एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू इक्वल टू जीरो। अब अगर हम यहां से देखें तो ये टर्म भी सेम है, ये वन है ये टू है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू। तो यहां से जो कंडीशन निकल के आई है आपके पास, वो कंडीशन आई है कि कॉपर लॉसेस
इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, या हम लिख सकते हैं वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो हमने लिखा PCU इज इक्वल टू PI। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज व्हेन कॉपर लॉसेज इज इक्वल टू आयरन लॉसेज। तो उस कंडीशन में अगर हम फिट करते हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज x B2 I2 cos phi 2 अपॉन x B2 I2 cos phi 2 प्लस 2PI इंटू 100। अगर हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी चाहिए तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अब यहां से हम एक चीज निकालते हैं I2M। I2M की वैल्यू होती है I2FL इंटू अंडर रूट PI अपॉन PCU। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करने पे जो आपकी करंट अकर करेगी उसके लिए है। एक है आपके पास परसेंटेज लोडिंग इज इक्वल टू KVA at maximum efficiency upon KVA rating, या अंडर रूट PI अपॉन PCU। ये कंडीशन आपकी फुल लोड की है, जब आपके कॉपर लॉस फुल लोड कंडीशन में है। एक फॉर्मूला आपके पास और आता है, दैट इज द KVA एट मैक्सिमम इफिशिएंसी, उसको हम बोलते हैं KVA रेटिंग इंटू अंडर रूट PI अपॉन PCU फुल लोड। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके इफिशिएंसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रो क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।